हेलो स्टूडेंट्स। 4 जनवरी को जो मैंने ऑर्गेनाइजिंग का वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड किया है, उस वीडियो में मैंने ये कहा था, क्योंकि सीबीएसई की डेट डिक्लेयर हो गई है और जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं सीबीएसई के, उनको बिजनेस स्टडीज़ के लिए ये मैनेजमेंट के मेरे जितने वीडियोस हैं, चाहे वो डिफिनीशन कैरेक्टरिस्टिक्स का हो, चाहे वो प्लानिंग का हो, जनरल मैनेजमेंट का हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट का हो, और उसी के सीरीज़ में मैंने ऑर्गेनाइजिंग का वीडियो बनाना शुरू किया है। सिर्फ ये सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, आप किसी भी बोर्ड के हों, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ आप मैनेजमेंट के कहीं के भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीबीए का आप स्टूडेंट हो और चाहे आप एमबीए के स्टूडेंट हो, सभी के लिए मेरे जितने भी मैनेजमेंट के वीडियोस पड़े हुए हैं बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं और बहुत ही मार्गदर्शक हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो मैंने 4 जनवरी को वीडियो बनाया था, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइजिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। इसी सीरीज़ में आज मैं दूसरा वीडियो ऑर्गेनाइजिंग का आपके पास भेजने जा रहा हूं, और वो है ऑर्गेनाइजिंग में एक शब्द आता है डेलीगेशन। दो शब्द हैं, एक तो डेलीगेशन जो मैंने बताया, एक डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अगर आम भाषा में देखा जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर जल्दी नजर नहीं आएगा। जैसे कि बाय और परचेज में जो मैंने बहुत पहले आपको वीडियो में बना के दिया था, तो आज जो डेलीगेशन शब्द है, उस शब्द का ऑर्गेनाइजिंग में क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपके पास भेज रहा हूं। आप इसको देख करके जब अपनी किताब को पढ़ेंगे, अपने नोट्स को पढ़ेंगे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा एकदम फीड हो जाएगा और फिर भुलाए भी नहीं भूलेगा। डेलीगेशन में सब कुछ आपकी किताब में लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नया चीज बता रहा हूं। हाँ, जो चीज लिखा है उसको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में, जिसको आम भाषा कहते हैं, मैं आपके पास भेज रहा हूं, जिसे आपको समझने में, आपको जानने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो डेलीगेशन में स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, डिग्री कॉलेज में हो, किसी भी बोर्ड के स्कूल में हो, चलिए बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करते हैं हम। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप अपने स्कूल में देखिएगा, स्कूल में जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको कहते हैं प्रिंसिपल, यानी प्रधानाचार्य। पूरे स्कूल का काम प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के देखरेख में और उन्हीं के नाम से होता है। लेकिन दिक्कत यह आती है कि क्या प्रिंसिपल सब काम कर सकता है? नो डाउट उनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन समय इतना कम है, 24 घंटे का ही वक्त है उनके पास, लेकिन समय इतना कम है और पूरे स्कूल या डिग्री कॉलेज को उनको मैनेज करना है। यही चीज हर इंस्टीट्यूशन पर लागू होती है, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। सब जगह मैनेजमेंट कोई कॉमर्स का शब्द नहीं है। मैनेजमेंट एक आम भाषा का शब्द है जो सब जगह लागू होता है, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, वो अपने
और स्कूल में या डिग्री कॉलेज में एक टीम बना देते हैं जिसमें वाइस प्रिंसिपल होते हैं, इंचार्जेस होते हैं, या उनकी जो भी टीम उन्होंने बनाया हो। उस टीम में उसी व्यक्ति को वो रखते हैं जो उनकी निगाह में मोस्ट कैपेबल होता है। कैपेबल तो सब होते हैं, लेकिन मोस्ट कैपेबल की बात करते हैं, मोस्ट कैपेबल की। तो वो कुछ अपना अधिकार, जो उनका अधिकार है, वो कुछ अपना अधिकार जो उनकी टीम में उनके सबऑर्डिनेशन में है, उनको दे देते हैं, उनको दे देते हैं। अधिकार देने के साथ ही साथ उनको पूरा का पूरा काम करने का मौका भी देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार को अपने टीम मेंबर को देता है टू ट्रांसफर देयर पर्सनल राइट्स टू सबऑर्डिनेट, सबको नहीं देंगे, वो एक को या दो को या तीन को, ऐसा नहीं कि सबको दे दिया जाए। जब कोई भी हेड का इंस्टीट्यूशन या सीनियर इस काम को करते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेलीगेशन, जो उन्हीं के नेतृत्व में, लीडरशिप में, गाइडेंस में उस काम को करेंगे जिस काम को करने के लिए उनको कहा गया है। यह तो हो गया डेलीगेशन। यही एक शब्द और आता है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण। थोड़ा सा अंतर है। डिसेंट्रलाइजेशन में हेड या बॉस अपने कुछ अधिकारों को, कर्तव्यों को और दायित्वों को टॉप टू बॉटम ट्रांसफर करते हैं। वो सबको मिलता है, वो सबको मिलता है। जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए काबिल है या सक्षम है, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक तरह से यह कहा जा सकता है स्टूडेंट्स, डेलीगेशन में बहुत ही कम लोगों को अपना अधिकार बॉस या हेड देते हैं। दे या न दे, यह बॉस के ऊपर डिपेंड हो सकता है, ना भी दे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सबको देना नेसेसरी है, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे चलता जाए, जिस लक्ष्य के लिए वो काम शुरू किया गया है। तो हमारे ख्याल से अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, और दोनों में क्या अंतर है, कब डेलीगेशन होगा, कब डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यह शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डेलीगेशन में स्टूडेंट्स तीन चीजें आती हैं, यानी तीन चीज मिल करके यह डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, कंप्लीट करता है। वो तीन चीज क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, यानी ये कह सकते हैं कि जब डेलीगेशन को तोड़ा जाएगा ये तीन शब्द मिलेंगे।
अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जब तीनों शब्दों को एक क्लब कर दिया जाएगा, जो नया शब्द बनेगा उसको कहते हैं डेलीगेशन। अब अथॉरिटी में क्या है, बहुत सिंपल शब्द में मैं बता रहा हूं, बाकी सब कुछ आपकी किताब में लिखा हुआ है। जब आप किताब खोलेंगे तो बहुत आसानी से किताब की लैंग्वेज आपके समझ में आ जाएगी। अथॉरिटी में क्या होता है कि जो भी बॉस है या सीनियर है या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो अपने अधिकार को, अपने सबॉर्डिनेट को एक स्पेशल टास्क के लिए ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करते हैं कि ये काम, जिस काम के लिए आपको ये अधिकार दिया गया है, इस काम को आपको अपने गाइडेंस में अच्छे ढंग से संपन्न करना है। तो ये तो हो गया अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन देगा? सीनियर, बॉस या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। किसको देंगे? अपने सबॉर्डिनेट को। अब वो सबॉर्डिनेट कोई भी हो सकता है जो उस बॉस के निगाह में कैपेबल हो और काम करने में सक्षम हो। अथॉरिटी के साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, क्योंकि यह बहुत पुरानी कहावत है, जहां सिर्फ अधिकार होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है, तो वहां अधिकारों का मिसयूज यानी दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। ठीक इसका उल्टा देखते हैं, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उसके तुलना में अधिकार बहुत कम होता है, अथॉरिटी बहुत कम होती है, वहां पर उस सबॉर्डिनेट का मिसयूज होना शुरू हो जाता है। तो अथॉरिटी जिस रेशियो में दी जाती है, उसी रेशियो में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीनियर के द्वारा सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर की जाएगी। यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। न अधिकार ज्यादा होगा, न रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व ज्यादा होगी, दोनों एकदम बराबर होंगे। हाँ, प्लस माइनस चल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 50-50% हो सकता है 49-51% हो जाए। तो ये तो प्लस माइनस सब जगह चलता है। तो अधिकार यानी अथॉरिटी के साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीनियर के द्वारा सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर की जाती है। इसके साथ ही साथ एक शब्द और आता है अकाउंटेबिलिटी, जिसकी हिंदी होती है जवाबदेहिता। जिस व्यक्ति को सीनियर ने, बॉस ने, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिस उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य को पूरा करना उस सबॉर्डिनेट की अब जिम्मेदारी बन गई। लेकिन दिशा निर्देशन यानी डायरेक्शन सीनियर का ही होगा। उसी के अंडर डायरेक्शन में, उसी के प्रॉपर गाइडेंस में सबॉर्डिनेट ये काम यानी अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। अब उस काम करने के लिए उनको पूरा का पूरा फ्री कर दिया गया, सौंप दिया गया है। यानी वो पूरा काम अपना करेंगे, यानी जो भी टास्क उनको दिया गया उसको करेंगे। टास्क को कंप्लीट करने के बाद सबॉर्डिनेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो टास्क ठीक से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको बताना उनकी जिम्मेदारी है। इसी काम को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता। हां,
ये बात सही है। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए या कंप्लीट करने के समय हो सकता है कि उनको दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, कंफ्यूजन हो। इस बात के लिए वो अपने बॉस से बराबर संपर्क में रहते हैं और जहां पर भी उनको कोई दिक्कत होती है उनका बॉस उनको प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे। उस गाइडलाइंस के अंडर में वो अपने कदम को आगे बढ़ाते जाएंगे और ये कन्फर्म है कि अगर टास्क को जो भी मिला है उसको ठीक से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से और हार्ड वर्किंग से किया जाए तो लक्ष्य को प्राप्त करने में शायद दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि लक्ष्य हम न प्राप्त कर पाए लेकिन वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचना चाहिए। तो जवाबदेहिता भी उनकी बन जाती है कि मान लीजिए लक्ष्य को मिल गया, सपोज करिए जिस काम के लिए किया गया था, जिस टास्क के लिए किया गया था, जिस प्रोजेक्ट के लिए किया गया था, वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। तब भी एक एनालिसिस होगा कि क्या इसको और अच्छे ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि एनालिसिस एक परमानेंट और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। क्या इसको और अच्छे ढंग से किया जा सकता है या इसको और कम समय में किया जा सकता है या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है जिससे रिजल्ट और अच्छा आ जाए? इसकी पूरा का पूरा एनालिसिस होगा। सपोज करिए कि वहां तक नहीं पहुंच पाए जो टास्क रखा गया है, यानी जो लक्ष्य रखा गया है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी स्टेप लिया गया है उसमें कहां कमी रह गई है, और पक्का अगर ढूंढा जाए ईमानदारी से तो कमी पता चल जाएगी कि यहां पर कमी रह गई है, ये यहां पर कमजोरी थी जिसके कारण उस लक्ष्य को नहीं मिल पाया जिस लक्ष्य के लिए इस काम को हम लोगों ने आगे किया था। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर के आपको हम बताने की कोशिश करें, शायद समझ में आ जाए। हर साल आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आपको आपकी मार्कशीट मिलती है। क्या सभी क्लास की मार्कशीट में आपका एक नंबर, एक ही परसेंटेज है? ऐसा इम्पॉसिबल है। किसी क्लास में आपका ज्यादा परसेंटेज होगा, किसी क्लास में कम परसेंटेज होगा, यह पक्का है। आप उठा करके देख लीजिएगा अगर मार्कशीट आपके पास आपके हर क्लास की है तो। सपोज करिए आप किसी क्लास में थे, प्रीवियस क्लास में आपके परसेंटेज 92% थे, उसके नेक्स्ट हायर क्लास में आपका जो परसेंटेज आया वो 85 हो गया। परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत अच्छा दोनों रिजल्ट है, लेकिन अगर कॉम्पैरेटिव स्टडी आप करें तो कहीं ना कहीं हमको आपको दिमाग पर एक जोर डालना पड़ेगा कि ये 92% से 85% क्यों हुआ। ये पक्का दिमाग में आएगा। ये स्टूडेंट पक्का दिमाग में आएगा। लेकिन अगर इसको एनालाइज करके देखा जाए तो यह पक्की बात है कि कहां हमने कमी किया है, क्या हमको नहीं समझ में आया या क्यों ऐसा हुआ, यह समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जाता है। तो आज बहुत छोटा सा वीडियो ये है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग का डेलीगेशन वर्ड बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है
इसको देख करके अच्छे ढंग से आप अपनी किताब को कंसल्ट करिएगा। तो किताब में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं डेलीगेशन के बारे में आपको बहुत आसान लगेंगी और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।